इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ पॉलीमर्स के क्वेश्चन। तो ये चैप्टर वाइज सेशन है। इसके पहले की वीडियो अगर आपको देखना है, ऊपर डिस्क्रिप्शन लिंक में एक लिंक आ रहा है, क्लिक करते ही आपको केमिस्ट्री के पीछे के सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले हम जरूर कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोपॉलीमर। तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है क्वेश्चन आपको समझा के पढ़ाएं, डायरेक्ट आंसर से आपका कोई फायदा नहीं होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग द कोपॉलीमर, कोपॉलीमर क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। कोपॉलीमर एक ऐसी चीज है जिसमें दो एटलीस्ट मोनोमर्स होने चाहिए, तभी उसको हम मिक्स्ड पॉलीमर कहते हैं। तो आपको पता है पॉलीमर जो होता है, ठीक है, वो तो मोनोमर्स का बना होता है। मोनोमर तो उसकी बेसिक यूनिट होती है। अगर सिंगल मोनोमर रहता है, मतलब सिर्फ एक यूनिट रहती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, होमोपॉलीमर या मिक्स पॉलीमर कहते हैं, या उसको होमोपॉलीमर कहते हैं, है ना। होमोपॉलीमर कब कहते हैं, जब जो है उसमें सिर्फ एक यूनिट हो। और अगर दो टाइप के डिफरेंट टाइप्स के मोनोमर हैं या 2 या 3 टाइप्स के मोनोमर हैं, तो उसको हम कहते हैं कोपॉलीमर। ठीक है, क्योंकि उसमें 2 या 3 जितने भी यूनिट्स हैं वो अवेलेबल है। या दो पॉलीमर है, इसको हम मिक्स्ड पॉलीमर भी कहते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। अब इसमें हमें ढूंढना है कि पॉलीथीन, बैकेलाइट, पीवीसी और पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल में कौन सा कोपॉलीमर है। ठीक है, तो कोपॉलीमर वो होगा जिसमें दो मोनोमर्स अलग अलग टाइप के हों। तो देखिए पॉलीथीन तो मोनोमर किसका होता है, इथीन का। ठीक है, तो सिंगल मोनोमर है, तो ये तो होमोपॉलीमर है, ये तो होगा नहीं। ठीक, पीवीसी जो होता है, पीवीसी जो है होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये विनाइल क्लोराइड का होता है, सिंगल मोनोमर होता है, तो ये भी नहीं होगा कोपॉलीमर। और पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल ये विनाइल साइनाइड का होता है ना, विनाइल साइनाइड का होता है। ओके, तो इस वजह से इसमें भी सिंगल यूनिट, तो ये भी नहीं होगा। बस इसमें बैकेलाइट ही एक ऐसा पॉलीमर है, बैकेलाइट। ठीक है, जिसमें क्या है, जिसमें आपका दो मोनोमरिक यूनिट्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए बैकेलाइट ही इसका सही आंसर है और बैकेलाइट यहां पे कोपॉलीमर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पॉलीमर्स आर नॉट क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो अगर पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन हो रहा है तो किस बेसिस में इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपके पास क्या आ रहा है कि सोर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन नहीं होता, नंबर ऑफ मोनोमर्स पे नहीं होता, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में नहीं होता, कि स्ट्रक्चर पे नहीं होता। तो देखिए पॉलीमर्स, फिर मैंने कहा मोनोमर्स पे बने रहते हैं। अब पॉलीमर में तो कई मोनोमरिक यूनिट होगी, हजारों होंगी, 2000 मोनोमर्स का कहीं पॉलीमर बना होगा, है ना। तो मोनोमर्स के नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लासिफिकेशन कैसे होगा, क्या सोर्स है, मतलब उसका मोनोमरिक यूनिट क्या है, किस तरीके से प्रिपेयर किया गया, या उसमें स्ट्रक्चर में क्या यूनिकनेस है जो कि डिफरेंट होती है, उस बेसिस पे हम पॉलीमर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। लेकिन नंबर ऑफ मोनोमर्स पे तो ऐसा तो है नहीं कि 1000 मोनोमर का कोई दूसरा पॉलीमर कहलाता हो, 10,000 मोनोमर का दूसरा पॉलीमर कहलाता हो, 1 लाख मोनोमर का दूसरा पॉलीमर कहलाता है। तो नंबर ऑफ मोनोमर्स की बेसिस पे हम पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन नहीं करते। पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन सोर्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और स्ट्रक्चर के बेसिस पे होता है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, क्वेश्चन समझिए, नॉट अ नेचुरल पॉलीमर। इसमें से कौन सा नेचुरल पॉलीमर नहीं है। ठीक है, तो नेचुरल पॉलीमर वो नहीं होगा जो कि क्या चीज है, जो कि आपका नेचुरल सोर्सेस से नहीं मिला होगा। ठीक है, अब इसमें बात कर ले स्टार्च। पता ही है आपको, स्टार्च प्लांट से मिल जाएगा, प्रोडक्ट से मिल जाएगा। सेलुलोज ये भी नेचुरल प्रोडक्ट है। आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये भी नेचुरल प्रोडक्ट है। अब इसमें एक है रेयन। ठीक है, रेयन, रेयन कैसे बनता है, कैसे बनता है रेयन, समझ लीजिए इसे। ये है रेयन, ये है पॉलीमर। ठीक है, लेकिन ये नेचुरल नहीं। तो ये कैसे बनता है, सेलुलोज जो होता है, सेलुलोज भी पॉलीमर है, लेकिन ये नेचुरल पॉलीमर है। इसका जब एसिटिलेशन होता है, क्या होता है, एसिटिलेशन, तो हम मेथड ही बता दे रहे हैं, तो अगर क्वेश्चन इस पे आता है तो आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा। तो जब एसिटिलेशन होता है, किससे होता है, किससे होता है, एसिटिक, एक एक चीज समझ लीजिए, एसिटिक एनीहाइड्राइड, एसिटिक एनीहाइड्राइड से होता है। और किस में होता है, इन सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब H2SO4 इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, तब क्या मिलता है, सेलुलर एसीटेट पॉलीमर मिलता है। तो एक क्वेश्चन और, सेलुलर सेलुलोस एसीटेट
पॉलीमर, तो एक क्वेश्चन में मल्टीपल क्वेश्चंस बन रहे हैं। और सेलुलर एसीटेट पॉलीमर को हम क्या कहते हैं? रेयॉन कहते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल पॉलीमर? कौन सा इसमें नेचुरल पॉलीमर नहीं है? तो स्टार्च नेचुरल है, सेलुलोज भी नेचुरल है, आरएनए भी नेचुरल है। आरएनए के बाद अब रेयॉन की बारी करें तो रेयॉन नेचुरल इसलिए नहीं क्योंकि उसको सिंथेटिक सिंथेसाइज किया जाता है। कैसे किया जाता है वो मैंने बताया। सेलुलोज का एसिटिलेशन होता है एसिटिक एनीहाइड्राइड H2SO4 के प्रेजेंस में, तब बनता है सेलुलोज एसीटेट पॉलीमर जिसको हम रेयॉन कहते हैं। तो मल्टीपल क्वेश्चन हो गए। रेयॉन को हम सेलुलोज एसीटेट पॉलीमर भी कहते हैं, बनता सेलुलोज से, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर हैज अ स्ट्रक्चर एज शोन बिलो? अब आप बताइए ये किस चीज का स्ट्रक्चर है? बताइए, लो डेंसिटी पॉलीथीन है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन है, कि पॉलीविनाइल क्लोराइड है, कि बेकलाइट है? तो ऐसा स्ट्रक्चर अगर आपको आ जाए तो आप क्या समझेंगे इसे? ठीक है, तो ये है एक्चुअली एलडीपी। अब आप कहेंगे एलडीपी क्या है? एलडीपी आप समझ गए होंगे, लो डेंसिटी पॉलीथीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्यों है? क्यों है? क्योंकि देखिए ये दो चेन जो है ये कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों चेन लीनियर तो हैं। ठीक है, ये भी एक लीनियर चेन है लेकिन ये कनेक्टेड नहीं है, और ये कुछ कुछ बीच में जो है इंटरकनेक्शंस बने हुए हैं जिनको हम इंटरमीडिएट ब्रांचेस कहते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए आपको, रटा मत कीजिए कोई भी क्वेश्चन, कभी भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता। कोई भी पढ़ाए और किसी भी बुक से पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो लीनियर चेन है दो, इंटरकनेक्टेड नहीं है, मतलब अनकनेक्टेड है, कहीं भी पूरी तरीके से जुड़ी नहीं है, लेकिन बीच बीच में ये इंटरमीडिएट ब्रांचेस अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? क्वेश्चन क्या बन रहा है? जिसकी वजह से ये क्या होती हैं? इर्रेगुलर होती हैं, इर्रेगुलरली पैक्ड रहेंगी, और क्योंकि इंटरकनेक्शन बढ़िया नहीं है तो आप जानते होंगे वीक होंगी, है ना? वीक होंगी, और वीक क्या होंगी? इनकी डेंसिटी भी लो होगी। क्या होगी? लो डेंसिटी होगी, क्योंकि वीक है। डेंसिटी भी, पैकिंग भी बढ़िया नहीं, डेंसिटी भी नहीं होगी, और डेंसिटी जब लो होगी तो स्ट्रेंथ भी बढ़िया नहीं होगी, और जब स्ट्रेंथ बढ़िया नहीं होगी तो क्या बनेगा? लो डेंसिटी पॉलीथीन। और ये इथीन की चेन है, लीनियर चेन। तो एलडीपी बना, ये एलडीपी का स्ट्रक्चर है, लो डेंसिटी पॉलीथीन का, जो कि वीक, लो डेंसिटी, लो स्ट्रेंथ, इरेगुलरली पैक्ड स्ट्रक्चर पॉलीमर होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, द सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इन्वॉल्व्स रिपीटेड लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये हो रहा है कि पॉलीमर तो बन रहा है, लेकिन इस पॉलीमर के बनने में क्या हो रहा है? उस प्रोसेस में लॉस हो रहा है, किसका? स्मॉल मॉलिक्यूल को। तो आपको वो मेथड बताना है कि ऐसा कौन सा मेथड होता है जिसमें आपका जब पॉलीमराइजेशन होता है तो उस मेथड में आपके जब मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स उसमें निकलते भी रहते हैं। ठीक है, और जब आपको मेथड मालूम हो जाएगा तो उससे बनने वाला आपका कंपोनेंट भी पता चल जाएगा। ठीक, अब हम इसको समझाते हैं। तो जो एक ऐसा मेथड जिसमें क्या होता है, पॉलीमर के जो मोनोमर्स होते हैं जब ये जुड़ते हैं आपस में, जब जुड़ते चले जाते हैं तो यहां पे क्या होता है? लॉस ऑफ मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, लॉस ऑफ मॉलिक्यूल होता है। अब वो कौन कौन से मॉलिक्यूल निकल सकते हैं? देखिए समझ लीजिए कौन कौन से मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे जैसे वाटर निकल गया, ठीक है, एल्कोहल निकल गया, एल्कोहल आपका निकल गया। ठीक है, इसी के तरीके से आपका HCl मान लिया निकल गया। तो ये सब मॉलिक्यूल निकल जा रहे हैं जब दो मोनोमर जोड़ रहे हैं। तो इस तरीके के पॉलीमराइजेशन को क्या कहते हैं? इस तरीके के पॉलीमराइजेशन कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। जब भी लॉस ऑफ मॉलिक्यूल, क्वेश्चन समझ लीजिए, अगर ऐसे भी आ सकता है, ऐसा कोई पॉलीमराइजेशन मेथड जिससे मॉलिक्यूल लॉस होता है तो उसे क्या कहते हैं? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब आपको ये समझिए, क्वेश्चन पे आइए कि पॉलीथीन, बुना S, बुना N और नाइलॉन 6,6 में ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो कि जब बनता है वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनता है, या उसके मोनोमर जब जुड़ते हैं तो कोई मॉलिक्यूल निकलता है? कौन सा है बताइए इसमें? तो इसमें सही आंसर है नाइलॉन 6,6। नाइलॉन 6,6 क्यों? नाइलॉन 6,6 किसके बनने से बनता है? हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन और एडिपिक एसिड। तो कैसे बनता है? हेक्सा, अब देखिए नया क्वेश्चन, इसके मोनोमरिक यूनिट हेक्सामिथाइलिन व्हाट? डाइअमीन। सब याद रहना चाहिए आपको, क्योंकि कठिन भी आ सकता है, इजी भी आ सकता है। ठीक, और एडिपिक एसिड, अब मान लीजिए मोनोमर पूछ लिया कि मोनोमर क्या होगा, ठीक है, या कैसे बन रहा है। अब देखिए क्वेश्चन, नाइलॉन 6 बन रहा है हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन और एडिपिक एसिड के
मिश्रण से बन रहा है। और निकल क्या रहा है यहाँ पे निकल रहा है या लॉस हो रहा है किसका? वाटर मॉलिक्यूल का। वाटर मॉलिक्यूल का। तो वाटर मॉलिक्यूल निकला। जब वाटर मॉलिक्यूल निकला तो इसका मतलब नाइलॉन 66 उस कैटेगरी में आ गया। और ये नाइलॉन 6 बना किससे? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से। क्लियर? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है और आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द कंपाउंड, अब यहां पे एक स्ट्रक्चर दे दिया, द कंपाउंड ये क्या है? होमोपॉलीमर है कि कोपॉलीमर है, कंडेंसेशन पॉलीमर है कि नेट? आप बता देंगे। तो इसका मोनोमर क्या है? इसका मोनोमर है स्टाइरीन। ठीक है, क्या है? स्टाइरीन। अब स्टाइरीन क्या होता है? ठीक है, डबल बॉन्ड टूटेगा तभी सिंगल बॉन्ड से आपका मोनोमर जुड़ते हुए पॉलीमर बनाते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। C6H5CH, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? ये स्टाइरीन है, मोनोमर। तो ये मोनोमर जब जुड़ता चला जाएगा तो डबल बॉन्ड यहां पे ब्रेक होता चला जाएगा और सिंगल बॉन्ड बनते बनते ये आपका कंपाउंड बनेगा। तो सिंगल है ना, सिंगल है स्टाइरीन, तो ये होमोपॉलीमर है, कोपॉलीमर नहीं, क्योंकि दो इन्वॉल्व नहीं। कंडेंसेशन यहां होता नहीं। होमोपॉलीमर भी कैसे बनता है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या है? होमोपॉलीमर। सिंगल यूनिट ऑफ स्टाइरीन यहां पे वर्क कर रही है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलास्टोमर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलास्टोमर? तो इलास्टोमर क्या होते हैं? इलास्टोमर वो पॉलीमर होते हैं जिनमें रबर लाइक इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है ना, रबर लाइक इलास्टिक प्रॉपर्टी। तो क्या वो बुना एस है, बुना एन है, पीवीसी है, नियोप्रीन? अब यहां नॉट पूछा है, इसमें से कौन नहीं है? ठीक है, तो पहले मैं आंसर बताता हूं इसका क्या है। जो नहीं है वो पीवीसी है। ठीक है, पीवीसी है जो कि नहीं है। ठीक है, अब इलास्टोमर्स का मतलब क्या होता है? ये वो पॉलीमर होते हैं जिनमें रबर लाइक कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो रबर लाइक कैरेक्टरिस्टिक होने की वजह से क्या होगा? रबर में स्ट्रेचिंग होगी। तो स्ट्रेचिंग तभी होगी जब वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होंगे। अरे भाई, फोर्सेस अगर स्ट्रांग होंगे तो मॉलिक्यूल को कहां हिला पाएंगे? हिला तभी पाएंगे जब उस पर वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होंगे, जो कि जिसकी वजह से क्या होगा? स्ट्रेचिंग पॉसिबल है। ठीक है, अब पीवीसी के साथ ये है कि पीवीसी तो ये प्लास्टिक है। ठीक है, ये क्या है? प्लास्टिक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, और इसे वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होते, इसलिए ये इलास्टोमर नहीं है। लेकिन बुना एस, ब्यूना एन और नियोप्रीन ये तीनों इलास्टोमर है। इनमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, इनको स्ट्रेच किया जा सकता है, इसलिए इलास्टोमर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स डज नॉट हैव, तो थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन है, डज नॉट हैव नहीं है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, विच हैव डज नॉट हैव डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन तो अच्छी चीज होती है, स्ट्रांग हो जाएगा, है ना? तो स्ट्रांग हो जाएगा तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? पहले मैं आंसर बताता हूं। इसमें ऑप्शन दिया हुआ नाइलॉन, टेरिलीन, डैक्रॉन और ऑर्लॉन। तो क्या है इसका सही आंसर? देखिए इसका सही आंसर है नाइलॉन। अब ये क्यों है ये हमको समझना जरूरी है। देखिए फाइबर की बात करें, यहां पे टर्म यूज हुआ है फाइबर। अब फाइबर भी किस फॉर्म में है? पॉलीमर के फॉर्म में है। तो सिंपल फाइबर नहीं है, फाइबर भी पॉलीमर के फॉर्म में, पॉलीमर फाइबर है। तो फाइबर्स जो पॉलीमर वाले होते हैं उनमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं। क्या होती हैं? स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होती हैं। ठीक है, राइटिंग में बच जाइएगा, जल्दी जल्दी आपको बताना है, समझाना है। ठीक है, तो जो फाइबर वैसे पॉलीमर होते हैं इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर, मतलब आपस की चेन में, इंट्रा नहीं, इंट्रा मतलब विद इन, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा होती हैं। और वो फोर्सेस जो होती हैं वो बनती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है, और आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जहां पे भी होगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस हैं। तो जब दो चेनें होती हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन प्रेजेंट होंगे तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनेंगे। और ऐसे जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाले पॉलीमर बनते हैं तो उनको फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है कि जैसे पॉलीअमाइड है नाइलॉन, ठीक है, तो ये आपका जो नाइलॉन है ये क्या है? पॉलीअमाइड। ठीक है, पॉलीअमाइड। अब इसमें क्या होता है? सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, क्या होता है? सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, लेकिन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं होता, जो कि किसमें होता है? पॉलिएस्टर्स में। पॉलिएस्टर्स कौन कौन से हैं? टेरिलीन,
और डैक्रॉन ये किस कैटेगरी में आते हैं? पॉलीएस्टर्स। एक अलग क्वेश्चन आ गया, पॉलीएस्टर्स, ठीक है। और पॉलीएक्रिलेटाइड जो आपका ऑलॉन है, ये आपका लॉन है, इसमें आपके डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होते हैं। अब कंक्लूजन समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन पूछा था कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन किसमें नहीं है, तो किसमें होंगे पहले समझ लीजिए। होते हैं फाइबर्स में। फाइबर्स क्या है? पॉलीमर हैं। पॉलीमर कैसे? इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मतलब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी है और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी है। अब जब ऑप्शन हमने देखा तो नाइलॉन हमको मिला। नाइलॉन था पॉलीएमाइड। अब पॉलीएमाइड के जब स्ट्रक्चर में गए आप तो वहां आपको हाइड्रोजन बॉन्ड मिला इंटरमोलिकुलर में, लेकिन डाइपोल डाइपोल नहीं मिला, तो आंसर ये हो गया, ठीक है। अब टेरिलीन और डैक्रॉन जो होता है ये पॉलीएस्टर्स होते हैं। अभी क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज अ पॉलीएस्टर, या पॉलीएस्टर इसमें से कौन है? टेरिलीन डैक्रॉन इसका एग्जांपल है। अब पॉलीएस्टर्स जो है उसके अंदर आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, ऑलॉन के अंदर भी होता है और नाइलॉन के अंदर नहीं होता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बताइए ये कौन सा पॉलीमर है? स्ट्रक्चर समझिए और बताइए ये कौन सा पॉलीमर है, ठीक है। इलास्टोमर है, फाइबर है, थर्मोप्लास्टिक है कि थर्मोसेटिंग है? बताइए क्या है, क्या है बताइए, ठीक है। ये जो है आपका इलास्टोमर भी नहीं है, फाइबर भी नहीं है, थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग नहीं है। तो आंसर मैं पहले बता रहा हूं फिर समझाता हूं। ये क्या है? थर्मोप्लास्टिक का पॉलीमर है, ठीक है। तो ये पॉलीमरिक यूनिट लगी हुई है, एन लगा हुआ है ना, तो मतलब एन नंबर ऑफ मोनोमर्स, एन नंबर ऑफ मोनोमर्स, ठीक है। और ये क्या है? ये है आपकी थर्मोप्लास्टिक। कौन सी थर्मोप्लास्टिक है? कौन सी थर्मोप्लास्टिक है? ये थर्मोप्लास्टिक है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और क्या कहते हैं? पीवीसी, पीवीसी, ठीक है। अब इसको थर्मोप्लास्टिक क्यों कहते हैं? ये एक ऐसा पॉलीमर है जो कि सॉफ्टनिंग और हार्डनिंग होती रहती है। मतलब आप जब इसको हीट करोगे तो सॉफ्ट हो जाएगा और जब उसको कूल करोगे तो हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी ये मेंटेन किया रहता है, ठीक है। तो इसलिए इसको थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। अब इस पे क्या क्या क्वेश्चन बन गए? क्वेश्चन देखिए बन गया, पहला क्वेश्चन हो गया थर्मोप्लास्टिक क्या है? तो थर्मोप्लास्टिक वो पॉलीमर्स हैं जो सॉफ्ट हो जाते हैं हीट करने पे और हार्ड हो जाते हैं कूल करने पे, ठीक है। लीनियर पॉलीमर होते हैं। अब थर्मोप्लास्टिक एग्जांपल बताइए क्या है? एग्जांपल हो गया पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्योंकि पीवीसी इसी कैटेगरी में आता है थर्मोप्लास्टिक। अब तीसरा क्वेश्चन ही हो गया कि ये क्या है? तो भैया ये तो मोनोमरिक यूनिट है और ये पॉलीमर बना हुआ है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है पॉलीविनाइल क्लोराइड को। तो एक्चुअली पॉलीविनाइल क्लोराइड का पॉलीमर था और ये क्योंकि थर्मोप्लास्टिक कैटेगरी में आता है इसलिए ये ऑप्शन सही होगा, थर्मोसेटिंग इसमें आंसर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया उसी से रिलेटेड। तो आप ये बताइए कि ऐसा कौन सा पॉलीमर है अंडरगोस परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑन हीटिंग? बात समझ में आई आपको? अब आप ये बताइए कि इसमें से कौन सा पॉलीमर है? पॉलीथीन, ठीक है, कि आपका पीवीसी, कि टेफ्लॉन, की बैकेलाइट, जो परमानेंट डिफॉर्मेशन जाए। अब क्वेश्चन क्या समझिए, परमानेंट डिफॉर्मेशन कब होगा हीटिंग में? जब वो थर्मोप्लास्टिक नहीं हो, थर्मोप्लास्टिक नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? थर्मोसेटिंग होना चाहिए, थर्मोसेटिंग। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। अब इस पे थर्मोसेटिंग बता दीजिए कौन सी है। तो आपकी जो पॉलीथीन भी थर्मोसेटिंग नहीं है, पॉलीविनाइल क्लोराइड आपने पिछले बता दिया थर्मोप्लास्टिक में आती है, टेफ्लॉन भी नहीं है, बचा बैकेलाइट। बैकेलाइट जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है प्लास्टिक लेकिन थर्मोसेटिंग है। और इसको आप हीट कर देंगे तो इतना एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग हो जाता है हीटिंग करने पे कि ये परमानेंट डैमेज हो जाता है, फिर इसको दोबारा आप रीयूज नहीं कर सकते। तो ऐसी प्लास्टिक जिसको आप रीयूज नहीं कर सकते वो कौन सी होती है? थर्मोसेटिंग होती है। और जिसको रीयूज कर पाए वो थर्मोप्लास्टिक होती है। थर्मोप्लास्टिक एग्जांपल पॉलीथीन, पीवीसी, टेफ्लॉन। अब बैकेलाइट थर्मोसेटिंग, परमानेंट डैमेज हीटिंग करने पे, ओके। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एडिशन पॉलीमराइजेशन इज आल्सो नोन एज। चलिए पॉलीमराइजेशन का टाइप आ गया। एडिशन पॉलीमराइजेशन इज आल्सो नोन एज कोपॉलीमराइजेशन, ठीक है, और आपका होमोपॉलीमराइजेशन, कि आपका स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, कि आपका चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। बताइए इसमें से सही आंसर क्या है?
सही आंसर बताइए। तो सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी। और क्यों है वो बताइए। ठीक है, क्वेश्चन समझ रहे हैं। एडिशन पॉलिमराइजेशन है, सो कोपॉलिमराइजेशन, होमोपॉलिमराइजेशन, स्टेप ग्रोथ की चेन ग्रोथ। ठीक है, तो एडिशन पॉलिमराइजेशन तो वो पॉलिमराइजेशन होता है जिसमें चेन लेंथ बढ़ती रहती है। कैसे बढ़ती है? चेन लेंथ जो होती है वो बढ़ती रहती है। क्यों बढ़ती है, कैसे बढ़ती है? क्योंकि जिसका हर एक स्टेप होता है ना भाई, मोनोमर जुड़ता जा रहा है ना, तो हर स्टेप पे क्या होता है? एक रिएक्टिव, अब देखिए कॉन्सेप्ट आ गया, इंटरमीडिएट। तो थोड़ा सा टाइम मैं आपको देता हूं समझने के लिए। ठीक है, जल्दी जल्दी नहीं बताना है, आपको समझना भी है। तो चेन लेंथ जो बढ़ रही है, तो हर स्टेप बाय स्टेप बढ़ रही है, पॉलीमर बन रहा है ना, तो हर स्टेप पे क्या बन रहा है? रिएक्टिव इंटरमीडिएट। कॉन्सेप्ट समझते रहिए, आगे क्वेश्चन आ रहे वाला है इस पे। तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट बन रहा है जिसको यूज किया जा रहा है नेक्स्ट स्टेप में, और उससे जो है चेन का एक्सटेंशन हो रहा है, चेन जो है आपकी बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो ये सेम मोनोमर में भी हो सकती है और डिफरेंट मोनोमर से भी हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि डिफरेंट मोनोमर से तो नहीं हो सकता, सेम मोनोमर में भी हो सकती है, डिफरेंट में भी हो सकती है। तो वो क्या हो रही है उसमें? चेन ग्रोथ हो रही है, चेन ग्रोथ हो रही है। इसलिए एडिशन पॉलिमराइजेशन को चेन ग्रोथ पॉलिमराइजेशन भी कहते हैं। क्योंकि होमो इसलिए कहेंगे कि हेट्रो और होमो दोनों में हो सकता है। कोपॉलिमराइजेशन कहने का कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि फिर वही दो में हो सकता है। स्टेप ग्रोथ है नहीं, चेन ग्रोथ है। और चेन ग्रोथ कैसे हो रही है? हर स्टेप पे एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा है जिससे चेन जुड़ती चली जा रही है, इसलिए एडिशन पॉलिमराइजेशन को हम चेन ग्रोथ पॉलिमराइजेशन भी कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट अंडरगो एडिशन पॉलिमराइजेशन? समझ गए? इसमें से कौन है जो एडिशन पॉलिमराइजेशन में नहीं जाएगा? इथेन, इथीन, प्रोपिलीन और विनाइल बेंजीन। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप तुरंत आंसर दे देंगे। बताइए क्या आंसर है इसका? तो इसमें वही नहीं जाएगा जिसके पास सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जो होते हैं, अब एक कॉन्सेप्ट हो गया अनसैचुरेटेड, क्या हो गया? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं भाई? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स वो हैं जिनके अंदर क्या होता है? डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? डबल बॉन्ड्स। यस, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी होना चाहिए। ठीक है, और इसके एग्जांपल क्या है? एल्कीन्स, एल्कीन्स। और क्या एग्जांपल है? एल्काडाइंस, एल्काडाइंस। तो ये सब क्यों कह रहे हैं? इन, इन लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब पॉलीमर बन कैसे रहा है? जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये आपका टूटेगा और सिंगल बॉन्ड बनना जरूरी है। जब तक सिंगल बॉन्ड नहीं बनेगा तब तक पॉलीमर नहीं बनेगा। ठीक है, अब ये पूछा एडिशन पॉलिमराइजेशन कैसे होगा? तो इसमें जो एडिशन पॉलिमराइजेशन उसके अंदर नहीं होगा जो पहले सिंगल बॉन्ड वाला है। सिंगल बॉन्ड वाला क्या है? इथेन है, सैचुरेटेड। डबल बॉन्ड है ही नहीं इसमें। इथीन में डबल बॉन्ड है, प्रोपिलीन में डबल बॉन्ड है, विनाइल बेंजीन में डबल बॉन्ड है, तो ये तो एडिशन में चले जाएंगे। लेकिन इथेन में तो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है ना, सैचुरेटेड है। तो ब्रेकिंग, जब डबल बॉन्ड है ही नहीं तो पॉलिमराइजेशन होगा ही नहीं, तो इसलिए इसके अंदर एडिशन पॉलिमराइजेशन नहीं होगा। तो एक कॉन्सेप्ट भी है इसमें, खाली क्वेश्चन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एडिशन पॉलिमराइजेशन? अब ये तो टाइप है, सिंपल क्वेश्चन है, बताइए। अब एडिशन पॉलिमराइजेशन तीन तरीके के होते हैं। एक फ्री रेडिकल पॉलिमराइजेशन होता है, एक एनायनिक होता है, कैटायनिक होता है। ठीक है, हर स्टेप पे क्या बन रहा होता है? मैंने बताया था ना, रिएक्टिव इंटरमीडिएट। बताया था ना, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, जिससे आगे की चेन बढ़ रही, इसलिए चेन ग्रोथ कहते थे। अब वो रिएक्टिव इंटरमीडिएट जो है फ्री रेडिकल भी हो सकता है, अनाइन भी हो सकता है, कटाइन भी हो सकता है। इसीलिए एडिशन पॉलिमराइजेशन फ्री रेडिकल भी हो सकता है, अनाइनिक भी हो सकता है, कटाइनिक भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता पॉलीकंडेंसेशन। तो ये जो है एडिशन पॉलिमराइजेशन कैटेगरी में नहीं आता, तो यह ऑप्शन गलत है। और एडिशन पॉलिमराइजेशन अब तीन तरीके के हो गए, फ्री रेडिकल, एनाइनिक और कटाइनिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुटेबल? अभी नॉट से आप घबराए मत कीजिए, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आता। मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं, आप ये मत कहिएगा कि जय सर यही क्वेश्चन क्यों नहीं आया। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुटेबल इनिशिएटर फॉर फ्री रेडिकल एडिशन पॉलिमराइजेशन? ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि जब फ्री रेडिकल एडिशन होता है ना, अब ये एडिशन पॉलिमराइजेशन जो होता है, एडिशन वाला जो पॉलिमराइजेशन था, इसकी एक कैटेगरी थी फ्री रेडिकल की। अब फ्री रेडिकल क्या होता है? फ्री रेडिकल रिएक्टिव इंटरमीडिएट की तरह बीच में आता है। ठीक है, और रिएक्टिव इंटरमीडिएट के आने की वजह से चेन की क्या होती है? ग्रोथ होती है। यही कॉन्सेप्ट है। अब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अब जो फ्री रेडिकल वाला पोर्शन है, अभी पूछा है कि इसमें कौन सा सुटेबल इनिशिएटर नहीं है फ्री रेडिकल के लिए।
एसिटिल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, टर्ड ब्यूटाइल पेरोक्साइड की बेंजोक्विनोन। तो देखिए बात समझिए, बेंजोक्विनोन जो होता है ना, इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि जैसे इसको फ्री रेडिकल मिलेगा, ठीक है, तो फ्री रेडिकल के साथ मिलके ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है, मिक्स इसके साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर लेगा, ठीक है। और ये ऐसा स्टेबल हो जाता है कि नॉन रिएक्टिव हो जाता है। भाई जब स्टेबल हो गया तो रिएक्ट करने की क्या जरूरत है, नॉन रिएक्टिव हो गया। जब नॉन रिएक्टिव हो गया तो आगे बढ़ के चेन ग्रोथ तो करेगा ही नहीं ना, चेन ग्रोथ करेगा नहीं, चेन ग्रोथ होगी नहीं तो पॉलिमराइजेशन नहीं होगा। तो बेंजोक्विनोन फ्री रेडिकल से मिलके स्टेबल नॉन रिएक्टिव कॉम्प्लेक्स बना लेता है, चेन ग्रोथ में हेल्प करेगा नहीं। तो ऑप्शन यही हो गया कि ये तो भाई इनिशिएटर नहीं है फ्री रेडिकल का। और पेरोक्साइड जो होते हैं ये तो माहिर हैं, जहां पेरोक्साइड लगा हुआ है ये फ्री रेडिकल फेंकते रहते हैं, खूब फ्री रेडिकल से इंटरेक्शन करेंगे, फ्री रेडिकल इनिशिएटर हैं और स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते नहीं, और ये इसके थ्रू चेन बढ़ती रहती है। तो बेंजोक्विनोन इसका सही आंसर है। तो फ्री रेडिकल में इंटरेक्शन रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या है, आपका फ्री रेडिकल है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझ में आएगा आपको। इन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, तो एडिशन पॉलिमराइजेशन का पार्ट है जिसमें रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या है, फ्री रेडिकल है, ठीक है। कह रहा है द स्टेप इन विच टू वेरी लार्ज फ्री रेडिकल्स कंबाइन विथ ईच अदर इज कॉल्ड, कौन सा स्टेप। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मतलब एडिशन पॉलिमराइजेशन जब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रहा होता है, जब फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट के साथ चेन जुड़ती चली हो रही होती है, उसमें एक स्टेप ऐसा आता है कि जब दो फ्री रेडिकल बड़े मिल जाते हैं और वहीं पे क्या हो जाता है, इनिशिएशन होगा चेन का, प्रोपोगेशन होगा, ग्रोथ होगा, टर्मिनेशन होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है चेन टर्मिनेशन। क्यों चेन टर्मिनेशन, अभी तक तो आप फ्री रेडिकल समझ रहे थे, चेन ग्रोथ होती है, लेकिन जब दो फ्री रेडिकल खुद मिल जाएंगे वहीं पे चेन जो ग्रोथ हो रहा है, जो पॉलीमर बढ़ रहा है, वो वहीं रुक जाएगा। कब रुक जाएगा, जब दो वही लार्ज रेडिकल एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आइडेंटिफाई द चेन इनिशिएशन स्टेप ऑफ द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड इनिशिएटर फ्रॉम द फॉलोइंग। बताइए, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन कह रहा है कि जब पॉलीमर बन रहा है ना, तो चेन इनिशिएशन स्टेप जिससे चेन बढ़ती है, और किसकी, इथीन वाली, तो पॉलीइथीन बन रही है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड इनिशिएटर। अब कई चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। पॉलिमराइजेशन किसका हो रहा है, इथीन का, बनेगा क्या, पॉलीइथीन, और बन के क्या बनेगा, एडिशन पॉलिमराइजेशन, फ्री रेडिकल पॉलिमराइजेशन, फ्री रेडिकल इन्वॉल्व है, देखिए फ्री रेडिकल है ना इन्वॉल्व, बेंजोइल पेरोक्साइड फ्री रेडिकल का एग्जांपल है। चेन इनिशिएशन स्टेप, बताइए इसमें से कौन सा है। तो ये देखिए ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये वाला फ्री रेडिकल जिसमें बन रहा है, देखिए ये जो बन रहा है, ठीक है, ये है इसका सही आंसर, ठीक है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपका जो चेन इनिशिएशन स्टेप है, चेन इनिशिएशन स्टेप है, बेंजोइल पेरोक्साइड होमोलिटिक फिशन में जाता है, फिनाइल फ्री रेडिकल बनाता है जो कि इनिशिएटर क्रैक करता है, ठीक है। क्या बनाता है, फिनाइल फ्री रेडिकल, फिनाइल फ्री रेडिकल दिखा आपको, फिनाइल फ्री रेडिकल बनाता है और जो कि आपका एडिशन कराता है, तो फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट ये है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। ये देखिए, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल कैटलिस्ट फॉर द रिएक्शन, इसका कैटलिस्ट बताइए क्या है, ठीक है। अब ये क्या बन रहा है पहले ये बताइए, और इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है कि इसमें क्या क्या हो सकता है कैटलिस्ट में। डाई ऑक्सीजन चाहिए, जिगलर नट्टा कैटलिस्ट चाहिए, परसल्फेट चाहिए कि एल्युमिनियम क्लोराइड। बताइए इसका सही आंसर क्या है, ठीक है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो क्या है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मोस्ट सुटेबल कैटलिस्ट। ये बन क्या रहा है, ये बन क्या रहा है, ये बन रहा है टेफ्लॉन। क्या है ये, अब टेफ्लॉन का स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, अगर आ जाता है कि भाई ये किस चीज का पॉलीमर है, CF2 का पॉलीमर है, N लगा हुआ है ना, L का मतलब पॉलीमर हो गया, तो ये क्या है, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का मोनोमर क्या होता है, मोनोमर क्या होता है टेफ्लॉन का, टेट्राफ्लोरोइथेन, टेट्रा टेट्रा फ्लोरो, नाम याद रहना जरूरी है, हमेशा स्ट्रक्चर नहीं याद रहता और हमेशा नाम भी नहीं याद रहता, तो दोनों चीज होनी चाहिए। टेट्राफ्लोरोइथेन, इसका पॉलीमर क्या होता है, टेफ्लॉन। तो ये कब होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल और परसल्फेट कैटलिस्ट एट हाई प्रेशर। तो इसका जो है हाई प्रेशर तो होना चाहिए, कैटलिस्ट क्या होगा, परसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ठीक है, देखिए फिर ये आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल। अब देखिए नॉट पे मत जाया कीजिए, आपको ये बताना है कि इसमें कौन चीज नहीं लागू होगी। फॉर द पॉलिमराइजेशन ऑफ इथीन टू हाई डेंसिटी पॉलीथीन, तो आपको पता है भाई इथीन जो है, इथीन पॉलिमराइज करेगी, क्यों करेगी, डबल बॉन्ड होता है इस वजह से करेगी। ठीक है, क्या बना रही है, एचडीपी। एचडीपी मतलब हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अब हाई डेंसिटी पॉलीथीन में क्या चीज नहीं लगेगी बनने में, बताइए, अगर आपको रिएक्शन याद होगा बता लेंगे आप। जिगलर नट्टा कैटलिस्ट लगेगा। टेम्परेचर कितना होता है, 500 केल्विन होता है। प्रेशर 7 एटमॉस्फेयर होता है। हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट होता है। तो रिएक्शन याद होना चाहिए आपको, तो आप बता लेंगे। देखिए इसका सही आंसर है जिगलर नेटर कैटलिस्ट, तो होगा ही होगा, ये सही है। 7 एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी होगा, ये भी सही है। हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट भी होगा। तो क्या चीज गलत है इसमें, ये टेम्परेचर गलत है 500 केल्विन का, क्योंकि 500 केल्विन का टेम्परेचर नहीं होता है। कितने का होता है, कितने का होता है बताइए, कितने का होता है, याद आ रहा है आप लोग को, कि जब तक मैं लिखूँ ना तब तक नहीं आपको समझ में आएगा। होता है 333 टू 343 केल्विन। टेम्परेचर सेंसिटिव है ना, 333 टू 343 केल्विन। अब ये बताने का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ये है कि जब पॉलिमराइजेशन ऑफ इथीन टू ये होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, तो इसमें क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व है, जिगलर नट्टा कैटलिस्ट भी होगा, प्रेशर होगा 6 से 7 एटमॉस्फेयर के बीच में भी हो सकता है, हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट होगा, लेकिन टेम्परेचर जो होगा वो 333 से 343 केल्विन होगा, 500 केल्विन नहीं होगा। इसलिए इसका सही आंसर ये नहीं था। अब देखिए पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल साइनाइड। विनाइल साइनाइड क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड नहीं है, विनाइल साइनाइड है, एक्रोनाइट्राइल है ये। विद पेरोक्साइड कैटलिस्ट फॉर्म क्या बनाता है, तो देखिए इसे पीवीसी से कंफ्यूज मत होइए, पीवीसी है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये क्या है, विनाइल साइनाइड है, विनाइल साइनाइड। और विनाइल साइनाइड को हम एक चीज और भी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए, इसको कहते हैं एक्रिल, एक्रिलो नाइट्राइल, एक्रिलो नाइट्राइल लिख दे रहा हूं मैं, एक्रिलो नाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल। तो पॉली एक्रिलोनाइट्राइल जो होता है तो वो पीवीसी नहीं होगा, पीएएन हो जाएगा। सही आंसर क्या है इसका, पीएएन। तो पॉली एक्रिलोनाइट्राइल ये क्या है, पॉलीमराइज प्रोडक्ट है किसका, एक्रिलोनाइट्राइड विनाइल साइनाइड का, पेरोक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंट में। और इंफॉर्मेशन आपको बता दूं मैं, ये बनता कैसे है, जब इथाइन को, इथाइन, इथीन नहीं है, इथाइन है, याद रखिएगा। मान लीजिए इथीन और इथाइन दो ऑप्शन आ गया, आपका आपने इथीन पे मार्क कर दिया, नहीं, जब इथाइन को किससे, HCN से ट्रीट किया जाता है, ठीक है। और कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट होता है BaCN2, BaCN2 कैटलिस्ट, तब जाके पैन बनता है, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल बनता है, ठीक है। इससे आप ऑल्डोन भी बनाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इजी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन नॉन स्टिक पैन्स। तो नॉन स्टिक पैन महिलाओं ने तो यूज किया ही होगा, लड़के भी आजकल पढ़ाई करते तो यूज करते रहते हैं। तो बताइए कौन सा कंपोनेंट यूज होता है नॉन स्टिक पैन में, HDP, हाई डेंसिटी पॉलिथीन, लो डेंसिटी पॉलिथीन, टेफ्लॉन की ऑर्लॉन। आसान क्वेश्चन है लेकिन पता होना चाहिए, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का मटेरियल पे लिखा भी रहता है नॉन स्टिक पैन पे, टेफ्लॉन पे रहता है। टेफ्लॉन क्या है, पॉलीमर है किसका, टेट्राफ्लोरोइथेन का। केमिकली इनर्ट होता है, ये क्या होता है, इनर्ट, रिएक्ट वेक्ट ज्यादा नहीं करता है। और रेजिस्टेंट होता है कोरोसिव एजेंट से, कोरोसिव मतलब जो जंग लगाते हैं उनसे जो है रेजिस्टेंट रहता है, इनर्ट भी रहता है, तो अच्छी चीज है। इसी से आप और क्या क्या बना सकते हैं, ऑयल सील बना सकते हैं, गैस्केट्स बना सकते हैं, यूटेंसिल्स बना सकते हैं, इसलिए ये यूज होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेक्रॉन का मोनोमर बताइए इसमें क्या है, ठीक है। तो डेक्रॉन क्या है, डेक्रॉन तो आपका पॉलीमर है। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में अगर आपको सही मालूम होगा तो आप बता ले जाएंगे, ठीक है। तो क्या है, तो सही आंसर मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, ये है इथेन डाई 1,2-डाइऑल टेरिफिथैलिक एसिड। तो डेक्रॉन होता क्या है, डेक्रॉन को आप समझ लीजिए, अब एक दूसरी तरीके से भी आ सकता है क्वेश्चन, डेक्रॉन को टेरिलीन भी कहते हैं, टेरिलीन नाम सुना होगा ना, टेरिलीन, ठीक। और ये कौन सा है, एडिशन पॉलिमराइजेशन नहीं, ये कंडेंसेशन पॉलिमराइजेशन है, कंडेंसेशन से बन रहा है, कंडेंसेशन पॉलिमराइजेशन टेक्निक से बन रहा है, ठीक है। जल्दी जल्दी लिख दिया। और मेथड कौन सा यूज हो रहा है, स्टेप ग्रोथ, स्टेप ग्रोथ, ठीक है। मेथड क्या है, स्टेप ग्रोथ पॉलिमराइजेशन, चेन ग्रोथ नहीं, स्टेप ग्रोथ है। और क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, इथेन डाइऑल कहिए, या आप इसको इथाइलिन ग्लाइकॉल भी कह सकते हैं, अगर ऑप्शन आ गया तो कंफ्यूज मत होइएगा, इथाइलिन
ग्लाइकॉल भी कह सकते हैं इसे, ठीक है, और टेरिफिथाइलिक एसिड है। तो इन दोनों के मिक्सचर से आपका क्या बनेगा, टेक्रोन बनेगा। देखिए इथाइलिन ग्लाइकॉल यहाँ लिखा हुआ, लेकिन ये पोर्शन यहाँ पे गलत है और ये भी गलत है, यहाँ टेरिफिथाइलिक भले है और इसमें इथाइलिन ग्लाइकॉल लिखा है, इथाइलिक एसिड गलत है। तो उसमें सही क्या है, इथाइलिन ग्लाइकॉल CN1,2 डायोल और टेरिफिथाइलिक एसिड। तो फ्रेंड्स हमारे थे आज के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक देख लीजिए। टेलीग्राम में जब आप सर्च करते हैं t.me और सर्च बॉक्स में आप लिखिएगा बेसिक्स BASI और _FR लिखिएगा, ओ नहीं है इसमें, और ALL लिखेंगे तो आप ज्वाइन कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड